ओके, सो फिजिक्स में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। हमारा कौन सा चैप्टर? फोर्थ चैप्टर। नए बुक के हिसाब से फोर्थ चैप्टर, पुरानी बुक के हिसाब से फिफ्थ चैप्टर। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड इन दैट व्हाट थिंग्स वी हैव सीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था, देखो जैसे फर्स्ट पेज पे हमने बोला था कि एक्सटर्नल एजेंसीज दैट इज ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस आल्सो, मतलब विदाउट टचिंग। ओके, अगर टच नहीं करेंगे तो भी वो फोर्स लगा सकते हैं, वो हमने देखा था, राइट? ओके, वो उसमें हमने देखा था। देन हमने एरिस्टोटल फॉलेसी देखी थी। तो एरिस्टोटल फॉलेसी में हमने क्या देखा था कि उन्होंने जो बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, लेकिन ये बात आधी सच है, बाकी आधा क्या है? वो कब रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द बॉडी इन मोशन? व्हेन the resistive forces are there, okay, when resistive forces are present, वही टाइम पे ये एरिस्टोटल क्या जो पोस्टुलेट है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम करेगा नहीं। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस है ही नहीं, सोचो कि फ्रिक्शन है ही नहीं कहीं पे, तो फिर वो बॉडी को मोशन में लाने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस उसकी मोशन रखने के लिए हमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार दे दिया तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगी, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स है ही नहीं। वो बात उन्होंने नहीं बताई थी। तो वो बात किसने बताई थी? वो बात बताई थी गैलीलियो ने। फिर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, वो स्लोप वाला जो 9th में भी हमने देखा था। एंड देन वी हैव स्टार्टेड इनर्शिया, देखा था हमने लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, सो इनर्शिया में देखा था, इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस टू क्या है? चेंज है। मतलब कि कौन सा चेंज? मतलब अगर स्टैटिक कंडीशन में है कोई बॉडी तो वो स्टैटिक कंडीशन में ही रहना पसंद करेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। ओके, उसके बेस पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था, दैट इज एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और से यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled by some external force to act otherwise. Understood? Okay, so हाँ, समझ गए? ओके, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि बॉडी एक्चुअल में जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है हमारा, कि क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट रेजिस्टेंस टू चेंज, मींस द बॉडी विल रिमेन एट इट्स पोजीशन और से एट इट्स स्टेट, वेदर इट इज रेस्टिंग स्टेट और वेदर इट इज इन मोशन स्टेट। ओके, एंड फर्स्ट लॉ थोड़ा डिटेल में बोल रहा है कि बॉडी इज in rest position then it will be remaining at rest, or if it is in motion it will be remaining in motion until and unless some external force act on it. ये first law बोल रहा है। then we have started the second law. then second law में क्या था? second law में हमने बात की थी, मैंने बोला था कि second law कोई पूछे तो क्या बोलना है? The rate of change of momentum is directly proportional to net force. वेरी गुड, यस, F इज इक्वल्स टू ma हम बाद में लेके आएंगे उसमें, लेकिन हमने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट बोल दिया है। ओके, सो हमने क्या बोला है? रेट बोला है, मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ओके, सो उसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो एफ नेट, कैपिटल एन रखते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू से हम लिख देंगे क्या? पी की वैल्यू अगर हम रखें तो पी की वैल्यू, पी इज द मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम दैट इज से m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1v1 divided by delta t, we can write t2 minus t1. बट अगर एक ही बॉडी है तो मास तो चेंज होगा नहीं, so we can write m is equals to v2 minus v1 divided by say t2 minus t1, and change in moment, change in velocity upon change in time, that is actually acceleration, that is f is equals to m. So by that our
equation came, that is F is equals to ma. Otherwise what we will tell in say sentence, that is rate of change of momentum is directly proportional to the net external force. That thing we have seen at last, I think, right? या उससे आगे कुछ देखा था? नहीं, हाँ तो यही देखा था. ओके चलो. देन आगे और चीज है, मतलब कि मोमेंटम में अब हमें आगे देखना है मोमेंटम. मतलब ये तो हम डिराइव करके ले आए, चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम, बट पहले हम थोड़ा बहुत मोमेंटम का भी बुक में गिवन है. सो मोमेंटम जैसे हम जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, एंड दैट इज नथिंग बट मास इनटू द वेलोसिटी. सो मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम. उसका यूनिट क्या होगा, एनी गेस? kg मीटर पर सेकंड. करेक्ट. ओके, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ ये क्या कहना चाह रहा है मोमेंटम, उसके लिए हम सम एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज हमारे पास एक कार है खिलौने वाली. ओके, सो हमारे पास सपोज एक टॉय कार है और हम ऐसे उसको ऐसे टक करके धक्का मार रहे हैं. तो जब धक्का मारेंगे उसको तो थोड़ा ही ऐसे उंगली से ऐसे धक्का मारेंगे टुक, तो वो आगे चली जाएगी. ओके, दैट मीन्स वो रेस्ट पे थी और वो मोशन में आ गई. ओके, क्यों? मैंने फोर्स लगाया इसलिए. बट अगर सेम तुम्हारी ओरिजिनल घर पे 4 व्हील कार है, उसको भी तुम ऐसे उंगली से टक करो तो तुम्हारी उंगली में शायद लगेगा, लेकिन वो 1 इंच भी हिलेगी नहीं. ओके, दैट मीन्स कि जो मूवमेंट हो जाती है, मतलब कि जो मोमेंटम मिलता है बॉडी को, दैट इज डिपेंडिंग ऑन इट्स मास. मतलब हम p की बात कर रहे हैं तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन सिर्फ मोमेंटम p की बात करें, सो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन इट्स मास. मतलब वो बड़ा है या छोटा है उससे फर्क पड़ता है. ओके, सेम वे में ऐसा समझो कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है. वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट कैसे है, ऐसा समझो कि से मैंने एक बुलेट ली, पिस्तल वाली बुलेट जो अंदर गोली डालते हैं, वो ली और ऐसे हाथ से तुम्हें ऐसे मारी. ओके, सर क्या कर रहे हो ऐसा बोलोगे तुम. ओके, लेकिन सही में पिस्तौल से ऐसे मार दिए तो तुम कुछ भी करने के लिए मतलब होगे ही नहीं. ओके, लाइक दैट मीन्स व्हाट, कि वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स. ओके, अगर वेलोसिटी कम है तो वो मोमेंटम को उसको तुम रेजिस्ट कर सकते हो. बट अगर वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, एट दैट टाइम वी कैन नॉट, वी मे नॉट, ओके, डायरेक्टली नॉट कैन नॉट, बट वी मे नॉट. हमारे पास कोई ऐसा शील्ड है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, ओके, तो वो रुक जाएगा. ले मार ले ऐसे ओके, कुछ नहीं होगा. तो लाइक दैट. सो पर्टिकुलरली वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड है, बट वी मे नॉट that much resist, we may not apply that much resistive force. Okay, that means it depends on mass and velocity. यहाँ पे और एक चीज है जो इक्वेशन से हमें नहीं मिलेगी, that is time. Okay, मोमेंटम जो है वो टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है. उसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल, जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं. ओके, जनरली तुमने देखा होगा, बॉयज को पता होता है, बट गर्ल्स ने थोड़ा बहुत भी देखा होगा, तो शायद पता हो कि जब कैच पकड़ते हैं तो जनरली जब स्टार्टिंग में नया क्रिकेट सीखते हैं, या फिर अगर तुम गर्ल्स क्रिकेट खेले ना, तो वो कैच कैसे पकड़ते हैं पता? ओके, लाइक दैट. हाँ, तो ऐसे पकड़ेंगे या फिर ऐसे पहले से ऐसे खड़े रहेंगे, ऐसे आया ऐसे बंद करने का ट्राई करेंगे, या फिर ऐसे खड़ा रखेंगे. ओके, ऐसे हॉरिजॉन्टल या ऐसे, और ऐसे आया ऐसे करके ट्राई करेंगे. ओके, जनरली ऐसा होता है. मैं मेरी मम्मी के साथ खेलता तो मेरी मम्मी ऐसे, मुझे नहीं खेलना जाओ यार, लाइक दैट. तो वैसे करते हैं. जनरली वो कैच छूट ही जाता है, मतलब इट ड्रॉप्स. ओके, कैच ड्रॉप. क्यों ऐसा होता है? मोमेंटम की वजह से, क्योंकि वो स्पीड ही आ रहा है, उसका पर्टिकुलर मास है और एक वेलोसिटी से आ रहा है, और तुम उसको मोमेंटम सडन चेंज कर रहे हो. ऐसे करे, ऐसे पकड़ने जा रहे हो, ऐसे पकड़ने जा रहे हो, ऐसे पकड़ने जा रहे हो. ओके, या बीच में ऐसे खड़े हो गए, तो यहाँ भी तुमने सडन चेंज कर दिया ना, लगेगी तुमको, बट सडन चेंज किया. ओके, मतलब इतना उसका मास है और वो वेलोसिटी से आ रहा है, और तुमने उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, सडन स्टॉप कर दिया. सो सडन स्टॉप करोगे, then it will have other effects. एंड अगर उसको ग्रेजुअली स्टॉप करोगे तो वो कैच छूटेगा भी नहीं. जैसे कि जनरली कैच ट्रेनिंग में अगर तुम जाओ तो क्या सिखाते हैं कि व्हेन बॉल कम्स, उसको हमें ऐसे करके पीछे ले जाना है. ओके,
लाइक दैट। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कैच एक्चुअली आ गया है, बॉल हाथ में आ गया है, फिर भी ऐसे पीछे ले जाना है। क्यों? क्योंकि हम जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है बॉल की, उसको हम धीरे से कम कर रहे हैं। अचानक से ऐसे नहीं, रुक जाओ बे, ऐसे नहीं, ओके अचानक से ऐसे नहीं कर रहे। अचानक से ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि वो मानते हैं हम के नॉन लिविंग है, लेकिन पावर तो बहुत है उसमें, ओके तो वो रेजिस्ट करेगा। लेदर का बोलता हूँ क्या क्या क्या? लेदर का बोलता हूँ और ज्यादा करेगा। यस, लेदर का बॉल तो और ज्यादा करेगा, तो वो ऐसे में उंगली में लग जाएगा। हाँ यस, और नाखून में लगने के चांसेस है, फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। यस, फ्रैक्चर हो जाते हैं, इवन कैच पकड़ने में फ्रैक्चर हो जाता है उंगलियों का, ओके क्योंकि वो बॉल ही एक तो हैवी होता है, उसका मास भी ज्यादा होता है और वेलोसिटी से आ रहा होता है, इसलिए वी एक्सपेक्ट कि अब कुछ ना हो, धीरे धीरे हम कम करते हैं। हाँ चलो, सो अचानक से बंद नहीं करते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी स्टॉप तो कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे स्टॉप कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हें कोई बुरी आदत छोड़नी हो, ओके जैसे कि तुम सुबह सपोज 6 बजे उठ रहे हो, इट्स नॉट बुरी आदत, बट तुम सुबह 6 बजे उठ रहे हो, लेकिन अच्छी आदत यह है कि तुम सपोज 4 बजे उठो, ओके तो एकदम से कल से 4 बजे, तो मतलब वो जो ब्रेन है वो 2 घंटे का शॉक ले नहीं पाएगा। अगर तुमने जबरदस्ती उसको शॉक दे भी दिया, फिर वो पूरे दिन उसका बदला लेगा तुमसे पूरे दिन वो बदला लेगा, ओके इंपॉर्टेंट लेक्चर में नींद आएगी, सिर दर्द होगा, ओके आलस आएगी, कुछ में कुछ वो ऐसे बॉल फेंकता रहेगा, कुछ ना कुछ वो डिस्टर्ब करता रहेगा। तो क्या करना है, उसको धीरे धीरे समझा के सोना है, मतलब उसको ग्रेजुअली, जैसे हमने ये टाइम दिया ना, ऐसे टाइम दिया और फिर बॉल को रोक दिया, वैसे ही माइंड को भी पहले रात को समझा के सो जाओ कि देखो कल सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छा है, इतना पढ़ लेंगे, अच्छा है, थोड़ा ग्रो होगा, ये टाइम पे उठना अच्छा होता है एंड ऑल, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताओ, शुरू हो गया, ओके तो ये टाइम पे उठना अच्छा होता है, ऐसा सब बताओ एंड धीरे धीरे चेंज करो, नॉट सडन ऐसे, ओके मतलब कि तुम सपोज 2 घंटे का है उसको शॉक मत दो, तुम 6 की जगह 5:30 को उठो, 1 वीक तक 5:30, अरे वाह तुम तो 5:30 को उठने लगे, फिर 1 वीक बाद थोड़ा 5 बजे कर दो, यार 5 बजे उठने लगे, वाह वाह वाह, 15 दिन में तो तुमने मतलब पूरा चेंज कर दिया, कितनी इंप्रूवमेंट है। वैसे करके तुम 1 महीने में तो 6 से 4 पे आ जाओगे, ओके सडन करेंगे इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ऐसा नहीं है, वो प्रॉब्लम भी हम झेल सकते हैं, वी आर पावरफुल, वो प्रॉब्लम भी हम झेल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो सडन चेंज भी कर लो। अगर ये तो अच्छी हैबिट डालने की बात है, लेकिन बुरी आदत छोड़ने की बात हो, किसी को स्मोकिंग हो तो वो छोड़ेगा कि चलो हाँ 10 पीता हूँ ना, ओके दिन में 10 पीता हूँ, तो ऐसा करूंगा इस मंथ दिन में 9 पीऊंगा, ओके फिर नेक्स्ट मंथ एक दिन में 8 पीऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ दिन में 7 पीऊंगा, तो भाई वैसे तो पूरा साल पिएगा मतलब तू ऐसे ओके तो मतलब 1 साल के बाद छोड़ेगा, ओके हाँ, और इससे अच्छा है कि भाई 10 महीने में कुछ हो गया तो चला गया ओके तो मतलब ये तो रिजोल्यूशन ही खत्म, तो मतलब ऐसे ही बेतुकी की बातें थी। तो फिर वहां पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि 10 पी रहा हूँ, दिन में 1 पीऊंगा, वो भी इसीलिए कि कोई बैड इफेक्ट ना हो, बॉडी सस्टेन कर पाए इसलिए। और फिर एक भी जैसे मुझे हैबिट हो गई कि एक वो 9 छूट गई है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, देन 1 भी छोड़ दी, नाउ आई विल नॉट स्मोक इन माई लाइफ। एकदम से 10 से 1 में नहीं आता। हाँ फर्क पड़ता है बट हाँ होता है एक्चुअली। जैसे कि मैं लास्ट से 33-34 ईयर्स से रोज सुबह उठ के चाय पीता हूँ, ओके 200 ml रोज सुबह, ओके पता नहीं बचपन में भी दूध पिया था या चाय पी थी ओके हाँ बट 1 मंथ बिफोर जब ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास शुरू हुआ, तब से मैंने चाय नहीं पी है, ओके मतलब इतना ज्यादा एडिक्टेड चीज है, ओके जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मतलब ये अच्छी बात नहीं होनी चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं है। जब भी ना पीऊँ तो सपोज 11 बजे से ही थोड़ा सिर दर्द होगा ये वो, लेकिन ये तो एक 1 टाइप ऑफ स्लेवरी हो गई, तुम गुलाम हो, चाय के गुलाम हो, लोग तो छोड़ो नॉन लिविंग के गुलाम हो, ओके तुम चाय के गुलाम हो गए। सो थॉट के चलो कुछ काम करते हैं माइंड के ऊपर, मन जीतवा चाहिए, ऐसी एक मूवी है, ओके तो माइंड को जीतने, तो फिर सोचा कि चलो सडन करके देखते हैं क्या होता है।
कंटिन्यूअसली आई थिंक 2.5 और अप्रोक्सीमेटली 3 डेज तक मुझे हेडेक रहा लास्ट मंथ। ये रिसेंटली ही बात है, आज मंथ कंप्लीट हुआ इसलिए बता रहा हूँ। ओके रिसेंटली, आज भी नहीं पिए। हाँ थैंक यू ओके आज मन था कि चलो 1 महीने का रिजोल्यूशन था कि ट्राई करते हैं। 1 महीना कंप्लीट हुआ, बट आज मैंने सोचा था कि आज पियेंगे। मुझे लगा कि ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले सिर दर्द होता था, लेकिन पहले 2-3 दिन हुआ, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई एकदम ड्राई ब्रेकफास्ट होगा, जैसे रोटी खानी है तो अकेली रोटी कैसे खाऊं सुबह सुबह, तो सपोज चाय के साथ खा ली। ओके तो बहुत ज्यादा ड्राई ब्रेकफास्ट है तब शायद चाय पी ली। ओके बट अब गुलाम नहीं है। ओके अब स्लेवरी नहीं है। सिर दर्द हो रहा है चाय पी लो। ओके और नींद आ रही है चाय पी लो। पढ़ाई करनी है, कुछ पढ़ना है, लिखना है और नींद आ रही है, चाय पी लो, कॉफी पी लो। बैड हैबिट्स ये, मतलब मैंने इसको मैं अच्छा मानता था। ओके ले यार गर्मी आ रही है और तुम चाय छोड़ दे रहे हो, क्या प्यार करोगे तुम ऐसे ओके ऐसे जोक भी शेयर करता था कि जो गर्मी आने पे चाय छोड़ देंगे उस पे भरोसा मत करना ओके तो ये सब जोक्स अपार्ट, ये जोक्स भी है जोक, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है कि ये तो अच्छा ही है, ये तो चाहिए ही, इसके बगैर नहीं चल सकता, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। दैट मीन्स यू आर स्लेव। जानबूझ के जेल में पड़े हुए हो तुम, जानबूझ के कि मुझे बंद कर दो ये जेल में, ऐसे नहीं निकलना हमें बाहर, वैसे है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम कहाँ है बॉल को? हाँ तो सडन स्टॉप नहीं करना से हम आ गए हाँ धूम्रपान पर धूम्रपान चलो सो ऐसे सडन स्टॉप नहीं करना है। तुम्हारी बुक में भी एक्चुअली फिगर गिवन है, ये जो सडन स्टॉप वाली है वो। ओके यस, तो वैसे धीरे धीरे करके हमें स्टॉप करना है। तो वो प्रॉब्लम मतलब वो कैच ड्रॉप नहीं होगा, वो कैच तुमने ले लिया है, यू कैच द कैच। ओके और यू कैच द बॉल। ओके सो इट्स गुड। बट ऐसे ही स्पीड स्लो करते करते, मतलब मोमेंटम पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है हम समझ गए, बस खत्म हो गया ये सब कुछ। क्या हो गया? मास, वेलोसिटी एंड टाइम ऑल्सो। फॉर्मूला में टाइम नहीं है बट टाइम भी इफेक्ट करता है। टाइम इन द सेंस स्पीड, वो वेलोसिटी है, वो तुम कितने टाइम में कम कर दे रहे हो, जल्दी या थोड़ा आराम से। ओके तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये हमने देखा वेलोसिटी। तो यस वेरी गुड, वो एग्जांपल मुझे पता नहीं था एक्चुअली समझाने के लिए, बट एक्चुअली हमें पता ही है। जैसे कि हम बस में जा रहे हैं, ओके पकड़ा हुआ है, ऐसे बस में जा रहे हैं, डंडा पकड़ा हुआ है और आराम से तुम, जगह नहीं है इसलिए खड़े हुए हो, और बस वाले ने एकदम अचानक से भूं ऐसे कर दी। ओके एकदम भगा दी एकदम से भूं, तो होगा क्या? तुम आगे चले जाओगे या पीछे चले जाओगे? पीछे। क्या पीछे? पैर पीछे या बैक पीछे? नहीं हम लोग पीछे। पूरे थोड़ी जाएंगे, वो आधी बॉडी जाएगी। वो तो हाथ में पकड़ के रखा हाँ, है, लेकिन ऐसे हो जाएंगे। हाँ करेक्ट। और ऐसा समझो कि बहुत फास्ट मूव कर रहे, बहुत फास्ट मूव कर रही और अचानक ब्रेक लगा नहीं थोड़ा सा क्या एकदम ब्रेक, डिस्क ब्रेक। ओके तो कहाँ जाएंगे? आगे, तो आगे जाएंगे, उसमें गिर भी जाएंगे। हाँ गिर भी जाएंगे, शायद चाटा वाटा भी पड़ जाए किसी का अगर जानबूझ के तुम गिर गए तो। ओके हाँ तो ऐसा होगा। यस तो क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली क्यों होता है, चलो बताओ। क्योंकि एकदम से यूनिफॉर्म मोशन एकदम से ऐसे स्टेशनरी हो जाए। हाँ लेकिन कौन सा फंडा काम करता है वहां पर? मतलब क्यों ये हमारी बॉडी को पता क्यों नहीं चलता है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बस रुक गई तो हम भी रुक गए, तो क्यों ऐसे मूव करते जा रहे और आगे चले गए? रुक जाओ ना तुम भी ओके एक्चुअली होता क्या है, हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं व्हाटएवर, हमारे लेग बस की सरफेस को टच है। ओके अब बस की सरफेस अचानक से आगे जा रही है तो हमारे पैर जो सरफेस कनेक्टेड है वो भी अचानक से आगे जा रहे हैं। ओके इसीलिए वो तो आगे जा रहे हैं, लेकिन ये अपर बॉडी बोल रही है क्या है भाई, क्या हुआ? ओके वो किसमें है? इनर्शिया में है कि हम स्टेशनरी है, हम स्टेशनरी ही रहेंगे। ओके तो इसीलिए
ऐसे पीछे चली जाती है। और जब ब्रेक लगता है तो अगेन, तो कंसेप्ट क्या है, मुझे आंसर क्या चाहिए था, इनर्शिया। ओके, कि बस मूव कर रही है, उसके साथ साथ हम भी मूव कर रहे हैं, और अचानक से ब्रेक लगा दी, मतलब सरफेस स्टॉप हो गई, तो हमारे पैर भी स्टॉप हो गए। ओके, तो पैर स्टॉप हो गए, लेकिन बॉडी ऊपर वाली बोले क्यों भाई, मैं तो मोशन में हूं, मोशन में ही रहूंगा, कैसे करके आगे चले गए। ओके, आगे चले गए। ओके, पैर को भी उठना पड़ा। हाँ, फिर पैर को भी उठना पड़ा। ओके, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, बॉडी जो पहले रेस्ट पे थी तो बोल रहे हैं मैं तो रेस्ट पे ही रहूंगा, फिर मोशन में तो बोलेंगे मैं तो मोशन में ही रहूंगा। कंसेप्ट इज दी इनर्शिया, वही मुझे बताना था। एक्चुअली ये एग्जांपल मुझे इनर्शिया में ही बताना था, बट हमने डिस्कस नहीं किया, तो अच्छा है तुमने याद दिलाया, वी हैव डिस्कस। ओके, यहाँ पर डिफरेंट अलग भी एग्जांपल्स गिवन है। ओके, बुक में, जैसे कि लाइट वेट व्हीकल जो हमने अभी देखा, फिर 2 स्टोन्स का एग्जांपल्स है। तो 2 स्टोन्स का एग्जांपल्स है मतलब क्या, एक बड़ा स्टोन है और एक छोटा स्टोन है, और उसमें से तुमने दोनों फेंक रहे हो, तो कौन सा इजीली कैच कर पाओगे, छोटा वाला। ऑब्वियसली बड़ा वाला थोड़ा तकलीफदायक होगा। हाँ, यस। देन स्पीड भी अनदर पैरामीटर है, वो भी हमने डिस्कस किया। और सीजन्ड क्रिकेटर कैचेस अ क्रिकेट बॉल, वो भी हमने अभी डिस्कस किया। दैट्स इट, ये सारे एग्जांपल्स थे। अब जो बोर्ड में लिखा है वो समझो। The same force for the same time causes the same change in momentum for different bodies। मतलब कि अलग अलग बॉडी है, बॉडी अलग अलग है, लेकिन उनको सेम फोर्स लग रहा है सेम टाइम के लिए, और उनका मोमेंटम भी सेम टाइम के। मतलब कि ये जो है, ओके, 2 डिफरेंट बॉडीज है जिनके ऊपर सपोज यहाँ पे 10 न्यूटन लगा, तो वो दूसरी बॉडी पे भी 10 न्यूटन लग रहा है। यहाँ पर से 10 सेकंड है, वहां पर भी 10 सेकंड है, तो फिर इसका जो आंसर आएगा डेल्टा पी, वही उसका आंसर आएगा। वो तो सिंपल लॉजिकल बात है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 2 डिफरेंट बॉडीज है, तो क्या उनके मोमेंटम सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब सेम हो सकते हैं? जब फोर्स और डेल्टा टी सेम हो तो। या फिर क्या दोनों के फोर्स सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? व्हेन दोनों के डेल्टा पी और डेल्टा टी सेम हो तो हो सकते हैं। ओके, सुमित क्या हुआ, क्यों ऐसे सीरियस टाइप हो? आज तो किसको मार बैठी क्या? नहीं, आज तो किसी को गुस्से में लग रही है। हाँ, सही में ऐसे क्यों, ऐसे थोड़ा ठीक है ना सब कुछ? हाँ, नॉर्मल, ऐसे थोड़ा भी कुछ भी टेंशन हो, लोड हो तो बता देना। हाँ, छोड़ देंगे। हाँ? क्या कर देंगे? छुट्टी दे देंगे। छुट्टी काहे की? ओ भाई, ये क्या लॉजिक हुआ? लोड पे काम करेंगे। हाँ, तो एक फोर्स, एक सेंटेंस लिख लो, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड to set heavier bodies in motion. Greater force is required to set heavier body in motion. To set heavier body in motion. मतलब heavy body है और वो stationary है, और उसको तुम्हें motion में लाना है, तो you need greater force. That's it. Okay. और दूसरी बात उसी के जैसी, एंड टू स्टॉप बॉडीज, एंड टू स्टॉप बॉडीज मूविंग विथ, टू स्टॉप बॉडीज मूविंग विथ हायर वेलोसिटीज। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मास वाली बॉडी है, उसको मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। और दूसरे में क्या बोला है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मोशन में, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है, उसको स्टॉप करने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। सिंपल है, वही केस आ गया है। ओके, मतलब मास और वेलोसिटी वहां पे बताया गया है। ओके, देन एक और चीज है, सेंटेंस है, लेकिन वो मैंने क्या लिखा है, ब्रॉट अबाउट इन मोमेंटम बट आल्सो, हाँ यस, लिख लो, फोर्स नॉट ओनली, ये ऐसे सेंटेंस है जस्ट लाइक रिवीजन टाइप। ओके, तो तुम इतना पढ़ लोगे तो भी तुम्हें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज, इसीलिए मैंने बुक में ही लिख दिया है, फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम,
on the change in momentum, but also on how fast the change is brought about, but also on how fast the change is brought about. मतलब जैसे मैंने वो क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल, कैच वाला एग्जाम्पल, वो उसको सेंटेंस में लिखा हुआ है हमने. ओके, सो देन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट आ जाता है, यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ ही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and in takes place in the direction of which the force acts. मतलब हाँ, यहाँ पे हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, बट क्या है, the rate of change of momentum. देखो, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, और उसकी जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होगी, और से अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. ओके, that is the second law of motion, delta p by delta t, and we can write as ma also. तो दोनों equations तुम्हें याद रखने हैं, delta p by delta t also, that is dp by dt also you can write is equals to say ma. अभी इसमें चार चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद तुम्हें पूछी जाए, शायद, ओके, मतलब समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं हम. जैसे कि पहली चीज है जो बुक में है, मैं ऑलरेडी बुक पढ़ी है, अदरवाइज यहाँ पर भी हम ओपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, यस, सो ये चार चीजें देखनी है. पहला क्या बोल रहा है कि in the second law f is equals to 0 implies a is equals to 0 and the second law is obviously consistent with the first law. मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ से कंसिस्टेंट है. ऑब्वियसली कंसिस्टेंट मतलब रिलेटेड है उससे. ऐसा तो होगा नहीं ना कि मतलब सेकंड लॉ कुछ बोल रहा है और उसने फर्स्ट लॉ को वायोलेट कर दिया, तो भाई गलत हो गया सब कुछ. तो वैसे वायोलेशन तो हो नहीं सकता, तो बोल रहा है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा. कैसे कंसिस्टेंट है बोल रहे हैं, अगर f इज इक्वल्स टू 0 हुआ, ओके, हमारा ऐसा समझो, अगेन वापस आना पड़ेगा, हमारा से f इज इक्वल्स टू ma है. ओके, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, से सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो सेकंड लॉ हमारा क्या है, f इज इक्वल्स टू ma. अब मैं क्या बोल रहा हूं, f 0 है, ऐसा मैं बोल रहा हूं. ओके, सो वी आर टेकिंग f इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर क्या होगा, मास 0 हम नहीं ले रहे हैं, तो फिर लेंगे क्या, से एक्सेलरेशन इज 0. नाउ एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 कब होता है, कौन सी सिचुएशन में, कांस्टेंट हो तब, यूनिफॉर्म मोशन हो तब, और दूसरा रेस्ट पे होता. करेक्ट. तो जब रेस्ट पे हो तब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, और जब रेस्ट पे नहीं है, मोशन में है, बट यूनिफॉर्म मोशन है, कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तब भी, क्योंकि a इज नथिंग बट डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और डेल्टा v 0 हो गया, भले ही डेल्टा टी की वैल्यू होगी लेकिन डेल्टा v 0 हो गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0. दैट मींस कि अगर f 0 लिया तो a भी, यहां पर f 0 लिया तो a भी 0 हो जाएगा. लेकिन अगर a 0 लिया मतलब क्या आ गया, a 0 लिया मतलब कि या तो वो रेस्ट पे है या तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है. सो एक्चुअली f इज इक्वल्स टू 0 जो है वो एक्चुअली हमारा फर्स्ट लॉ तो है, क्योंकि उसमें तो बोल रहे थे कि अगर लॉ ऑफ इनर्शिया और से फर्स्ट लॉ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या फिर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी until and unless some external force act on it. अभी एक्ट नहीं किया है, 0 है मतलब एक्ट नहीं किया है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा. तो एक्चुअली हम सेकेंड लॉ से स्टार्ट किए और हम आ कहां पे गए हैं, फर्स्ट लॉ. सो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बोथ लॉज आर कंसिस्टेंट, मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से. तो सही बात है, समझ गए. ओके, देन नेक्स्ट, ओके,
सेकंड है द लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ। यस, ये वेक्टर लॉ है। मतलब क्या कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद हो तुम। ओके, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब तुम कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम अगर 2D है तो उसको Fx और Fy लिख सकते हैं, और अगर 3D है तो Fx, Fy और Fz भी लिख सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट dpx by dt, momentum in x direction, that will give say force in x direction। वैसे ही momentum in y, force in y, and momentum in z, force in z। so max, may and maz दे सकते हैं, that's it, वही है। ओके, सो वो पैरेलल हो गया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड में क्या गिवन है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज गिवन बाय, मतलब ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? कि अगर ये बस चल रही है, ऐसा समझो बस जा रहे हैं हम। ओके, अब बस जा रही है तो एक्चुअली बस सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन बस के अंदर स्कूल वैन है ये बस। ओके, और तुम हल्ला करते करते जा रहे हो, एक दूसरे को डूश डूश फोर्स लगाते मार रहे हो, पीट रहे हो, वेलोसिटी है। दैट मीन्स कि बस के अंदर जो चीजें है, जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो लोग F इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, वो लोग तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो भी बस का एक्सीलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। तो एक्चुअली ये पूरे कंसेप्ट में कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जो बस का अगर हम बोले कि इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है और से एक्सीलरेशन 0 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी वो मूव कर रही है। सेंटर ऑफ मास हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आगे के फिजिक्स में ही आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास, सबका सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होता है। जैसे कि ये बुक है तो उसका सेंटर ऑफ मास, ये उसकी जो हाइट है उसका आधा ले लो, और जो उसकी लेंथ है उसका आधा ले लो, तो यहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर में, इन शॉर्ट। लेकिन यहाँ पर 2D में तो बहुत इजी है। 3D मतलब मैंने ऐसे समझो कि ये मार्कर ले ली, अब बताओ सेंटर ऑफ मास, ये साइड से पतला है, ये साइड से मोटा है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास में ही तो फिजिक्स वाला देखा, मतलब वो देखा, उसका आया था ना कुछ वेब सीरीज, नहीं देखा? तो उसमें ऐसे करके वो सिखाता है सेंटर ऑफ मास, मतलब बैलेंस होता है। ये तो नहीं होगा, कहनी चाहिए होगी, बट कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि ये यहाँ रखे तो गिर जा रहा है, देखो गिर गया। ओके, ये देखो गिर ही जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हम रखेंगे तो वो गिर नहीं रहा। सो ये है उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे रखोगे तभी वो रहेगा स्टेबल, अदरवाइज ये साइड लुढ़क जाएगा या वो साइड लुढ़क जाएगा। ओके, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास पे है, लेकिन यू कैन सी डायरेक्टली इस साइड की लेंथ कम है और इस साइड की लेंथ ज्यादा है। हाँ, तो इसका शेप, उसका साइज, उसका मास, उसका वॉल्यूम सब कुछ मैटर करता है। ओके, दैट इज सेंटर ऑफ मास। डिटेल में हम देखेंगे जब हमारा आएगा, लेकिन यहाँ कंसेप्ट आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, हाँ, स्कूल में ये भी चल रहा है, आज ही स्टार्ट किया ये सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास, नहीं तो चैप्टर तो खत्म हो गया ना ये। हाँ, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया। ओके, सो मतलब ये कंसेप्ट ये उसमें आया था। एक्चुअली तो ये कंसेप्ट बहुत जगह बताते हैं, जैसे हमारे सर भी बताते थे। एक एक्टिविटी है, देखो कि हमारे सर सेंटर ऑफ मास, इससे भी हैवी एक्टिविटी। ओके, क्या करना है, कुछ था एक्टिविटी, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक पांव पे सिर्फ खड़े रहना है। ओके, एक पैर पे, मतलब एक पैर पे खड़े रहना है और कुछ करना था, और वो 500 रुपए देंगे। वो क्या बात कर रहे हो सर, एक पैर पे खड़े रहना, ये लो सर लाओ। ओके, खड़े हो गए। तो हाँ सर, इसके हाँ, मैंने करवाया था शायद, आपने बोला मैंने था। करवाया था। ओके, तो हाँ, वो ऐसा था एक्टिविटी कि ये जो हमारा शोल्डर है, हाँ, ये हमारा जो शोल्डर है वो शोल्डर यहाँ पे टच होना चाहिए और पैर वहां पे एग्जैक्टली टच होना चाहिए, और ये शोल्डर निकलना नहीं चाहिए बाहर, अनटच नहीं हो जाना चाहिए। एक्चुअली आज ही मुझे मुंह चाहिए, तो मैं नहीं कर रहा नहीं, मतलब समझ गए। मतलब देखो जैसे करने जाओगे ना तुम यहाँ से अनटच हो जाओगे,
जैसे ही तुम करने गए, मतलब ऐसे यहाँ से वैसे तुम ऐसे दीवार पे पैर रखा हुआ है, शोल्डर यहाँ पे टच है, जैसे ही तुम एक पैर पे रखने गए ना, यहाँ से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही खुद अभी सेंटर ऑफ मास है। देखो अभी मैंने ऐसे कर दिया तो सेंटर ऑफ मास मूव हो गया। जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ है, ओके। जैसे ही मैं एक पैर पे हो गया ना, सेंटर ऑफ मास भी मूव हो गया। अगर वो मूव नहीं होता ना तो गिर जाते हम। ये बैलेंसिंग करता है हमारी बॉडी, वो ब्रेन समझा था ना हमने बायोलॉजी में, ओके, सेरेब्रम एंड ऑल दैट। तो 10th में ओके तो ये बैलेंसिंग हमारी बॉडी करती है, मतलब वो ब्रेन करता है हमारा, ओके। सो ये सारी बातें हैं। तो ये भी है सेंटर ऑफ मास ही है, ओके। हमें ये एग्जांपल दिखाते थे, 500 रुपये मिलते नहीं थे और मजा हो जाता था और टॉपिक भी समझ में आ जाता सर था। आप भी तो कहते हो कैसा? ऐसे एग्जांपल्स के साथ। बहुत सारे लोग हाँ वो तो है, मतलब जितना देखो जितना जैसे हो रहा है ना और यूजफुल है पढ़ाई के लिए उतना हम करते हैं, क्योंकि पहले जैसा है ना टाइम और कंटेंट और वो सब नहीं है। अभी जैसे हम जितना डिटेल में जाते हैं ना, हमारे सर जो काम का है ना वही पढ़ाते थे। मतलब ऐसा समझो कि एक चैप्टर है ना, एक दिन में कंप्लीट करते थे, ओके। बट ऐसा नहीं एक दिन में कंप्लीट करते थे दैट मीन्स के ऐसे ही कर दिया, एकदम अच्छे से समझ में आ गए, तुम्हें कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे, ओके। सो बट अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाँ वन शॉट वाले सर। हाँ वैसे ही डायरेक्टली वन शॉट, ओके। सो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। और जब भी अगर ऐसी बॉडी है जो मूव कर रही है तो जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स हम कौन सा लेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगेगा उसको लेंगे, ना कि उसके अंदर के पार्ट्स जो है उस पे जो फोर्स लग रहा है। जैसे कि ऐसा समझो कि ये एक बॉडी है जो बहुत सारे छोटे छोटे बॉडी से बना हुआ है। ये एक बॉडी है, पूरा बॉल है, वो बहुत सारे अंदर छोटे 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 बॉल्स हैं। तो अगर ये मूव कर रहा है तो एक्चुअली ये लोग भी अंदर एक दूसरे के साथ फोर्स दे रहे होंगे, कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, बट वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम सिर्फ टोटल ओवरऑल बॉल का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन, ओके, फोकस ऑन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पॉइंट, ओके। और वहां पे बोल्ड में लिखा हुआ भी है, ये रहा। दैट इज क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, एनी इंटरनल फोर्सेज इन दिस सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। मतलब इसमें इंटरनल फोर्सेज को इंक्लूड किया जाता नहीं है। इसके बेस पे अगर आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब बुक में तो ऐसे नहीं है, बट यस कभी कभी जेडबलई में इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अंदर ये, मतलब एमसीक्यू भी आ सकता है कि अंदर इतने न्यूटन फोर्स से ये हो रहा है। एक ट्रक है, ट्रक के अंदर कोई एक इतने न्यूटन फोर्स से किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और दूसरे के ऊपर इतने, दूसरे ने भी लगाया इतने न्यूटन का फोर्स, इतना मोमेंटम हो, ये हो, इतना कुछ दिया होगा पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसका आंसर उसके साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। तो ये जो पूरा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका कोई मीनिंग है नहीं, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ओके। तो तुम्हें ओवरऑल जो बस है या ट्रक है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑन, दैट यू हैव टू फोकस ऑन। अंदर के फोर्स, अंदर जो भी हो रहा हो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं, पर्टिकुलरली इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स में। बाकी कंसेप्ट में नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम उसको निग्लेक्ट करेंगे। एंड लास्टली लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया, मतलब कि मैंने F लगाया है 10 न्यूटन और उस टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन मिला है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट पर, पॉइंट इन द सेंस टाइम की बात कर रहा हूं, जिस टाइम पर तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन उसी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन, मतलब विथ पर्टिकुलरली दैट टाइम एक्सेलरेशन इज से 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो टाइम के रिलेटेड है। अगर यहाँ पर तुम टाइम ऐसा सोचो कि मैंने 1 घंटे पहले फोर्स लगाया था, क्या अभी एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। 1 घंटे पहले लगाया था तो 1 घंटे पहले भी एक्सेलरेशन हो गया है, अभी नहीं होगा, ओके। वो ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब कि पहले की हिस्ट्री की वजह से, पहले कोई फोर्स लगा हुआ हो, मतलब टाइम पीरियड। यहाँ पे मेन बात किसकी कही गई है, जो मैं बोल रहा हूँ शायद इसमें लिखा ही ना हो, बट कहना ये चाह रहे हैं,
Okay, the second law of motion is a local relation, which means that force F at a point in space at a certain instant, yes लिखा हुआ है, at a certain instant of time, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो फोर्स है इज रिलेटेड टू ए एट दैट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ओनली, मतलब उसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट के लिए वो उसके साथ रिलेशन में है. अदरवाइज 1 घंटे पहले एफ लगाया और अभी एक्सेलरेशन मिल गया, ऐसा होगा नहीं. और अभी जितना भी एक्सेलरेशन है वो अभी फोर्स लगा है इसलिए है. मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ बहुत ज्यादा फोर्स लगा था इसलिए मैंने पहले बहुत ज्यादा स्टडी की थी इसलिए मैंने 10th में बहुत ज्यादा स्टडी की थी इसलिए मेरे 11th में अच्छे मार्क्स आए, ऐसा नहीं बोल सकते. ओके वो चैप्टर खत्म, 11th की स्टडी के 11th के मार्क्स आएंगे. ओके चलो समझ में आया. ओके तो ये था हमारा जो 4 पॉइंट हमें समझने थे वो, ये तो न्यूमेरिकल आ गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पल्स की. तो इम्पल्स है क्या? ओके तो इम्पल्स एक टाइप का फोर्स ही है, बट पर्टिकुलरली फॉर से पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलरली. ओके सो इम्पल्स क्या है? एक टाइप का फोर्स ही है. ओके फोर्स ही है इम्पल्स, लेकिन फॉर से पर्टिकुलर टाइम पीरियड. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं. ओके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं. और जनरली ये इम्पल्स के केस में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है. जैसे एग्जांपल दूं तो से टेनिस. ओके जब टेनिस खेल रहे हैं तो टेनिस का जो रैकेट है और टेनिस के रैकेट पर जो टेनिस का बॉल, जो जब वो ग्रीन कलर का बॉल जब टेनिस के रैकेट को टच करेगा, ओके तब रैकेट बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे डायरेक्टली. बट ये कितने टाइम के लिए कनेक्ट हुआ है? मतलब ये रैकेट है ओके और ऐसे बॉल आया, ऐसे मारा तो मे बी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, नॉट इवन 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं, ऐसे मारा जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे मारा ऐसे टॉप तो लगा और चला गया, ऐसे नहीं कि वहां रुका रहा बॉल. ओके तो टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा कम होता है टाइम पीरियड, और उसकी वजह से जो इम्पल्स है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. ओके क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. तो एक्चुअल में एफ क्या था? एफ इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. और यहां पर टाइम पीरियड गिवन है तो एक्चुअली तुम कट कर सकते हो. ओके तो एक्चुअली इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम. You can tell that. Okay, impulse is nothing but change in the momentum. क्योंकि force is nothing but delta p by delta t is into delta t, तो delta t कट हो जाएगा. So you can say that impulse is nothing but change in the momentum only. मतलब mass और velocity का क्या multiplication जो हम कर रहे हैं वो कितने क्वांटिटी में है वो ही हमें शो कर रहा है. Change in the momentum, that is the impulse. Okay. So उसके लिए एक सेंटेंस लिख लो. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इट एक्ट्स ओवर. छोटा सा ही है, अदरवाइज लिखो, पूरा लिखना हो तो. इम्पल्स इज डिफाइंड बाय, ये मैं बोल रहा हूं, इम्पल्स इज डिफाइंड बाय फोर्स मल्टीप्लाइड बाय time it acts over. Time it acts over. Okay. चलो भाई मुझे आई जो तुम्हारे खबर पड़ी शांति हाँ चलो. सो एक और सेंटेंस लिखो. इम्पल्सिव फोर्सेस आर लार्ज. इम्पल्सिव फोर्सेस आर लार्ज एंड एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम.
तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है बहुत ही कम टाइम के लिए, दैट इज इम्पल्स. ओके, सो इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज और से फोर्स फॉर से पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगता है वो. लेकिन जनरली जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है और फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है. ओके, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर मतलब टाइम इट एक्ट्स ओवर और से टाइम पीरियड और से टाइम ड्यूरेशन जो भी तुम लिखो. ओके, दैट्स इट. वो था हमारा इम्पल्स. देन अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको, हाँ क्यों, हाँ. सो थर्ड लॉ क्या है, अभी तो टाइम है, बहुत टाइम है. थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, थर्ड लॉ टेल्स दैट, ये जनरली सबको पता, मतलब सब लोग बोलते हैं कि थर्ड लॉ इज नथिंग बट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वैसे ही बोलते हैं ना कि हमेशा जो मतलब एक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शंस. मतलब मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होता है और उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होता है. मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस. मतलब कि अगर एफ ए बी है, एफ ए बी इज नथिंग बट ए बॉडी के ऊपर बी बॉडी की वजह से लग रहा फोर्स इज इक्वल्स टू एफ बी ए. मतलब कि बी बॉडी के ऊपर ए बॉडी की वजह से लग रहा फोर्स which is equal in magnitude and opposite in direction. That's why we have to place minus sign. Again, minus is not for mathematical point of view, it is for the direction. Okay, तो numerical में भी जब ऐसे minus value आएगी, so it's not for the mathematical point of view, it is for the direction perspective. Okay, so this is our third law of motion. Generally वो चाटा वाला जनरली सब ज्यादा बोलते हैं कि तुम जितने जोर से चाटा मारोगे सामने वाला भी उतनी ही जोर से चाटा मारेगा. ये शायद तुम लोगों ने सुना होगा. तुम जितने चाटा मारोगे उसको जितना होगा तब तुम्हें भी हाथ में पड़ेगा. हाँ, तो पहले क्या होता था कि ऐसा मतलब ऐसा मानते थे कि तुम जैसे कि तुमने जितने जोर से मारा किसी को वह उतने ही जोर से वो भी तुम्हें मारेगा. ओके, मतलब एक्शन एंड उसका जो रिएक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ऐसे हो गया ना इक्वल, और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो गई. बट एक्चुअली ये केस है ही नहीं. ओके, क्यों ऐसा केस नहीं है, क्योंकि ये जो हम थर्ड लॉ में बात कर रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो ये जो बोल रहे हैं ना हम कि जैसे चाटा मारा तो सामने वाला भी वही मैग्नीट्यूड से चाटा मारेगा. एक्चुअली ये अगर केस है चाटा मारने वाला तो ये थर्ड लॉ है ही नहीं. इट इज नॉट थर्ड लॉ. क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया कि इसने एक कॉज किया और फिर वहां से रिएक्ट हुआ. कॉज एंड इफेक्ट हुआ कि मतलब कोई चीज तुमने ऐसे कुछ बकवास खाना खाया और तुम्हें सपोज बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली, ठंडी एटमोस्फेयर में ठंडा आइसक्रीम खा लिया. सपोज तुम्हारी बॉडी को हैबिट नहीं है और तुमने ऐसा कुछ खा पी लिया तो जुकाम हो गया सपोज. ओके, तो देखो इसको हो गया. ओके, सो ये ऐसा तो ऐसा कुछ हमने कर लिया. ओके, उसकी वजह से ये होता है. सो थर्ड लॉ मतलब इट्स नॉट के कॉज एंड इफेक्ट. थर्ड लॉ इज नॉट कॉज एंड इफेक्ट के जैसा मतलब जैसा कर्मा करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, वैसा यहाँ पे अप्लाई मत करो. क्यों, जनरली ऐसा कर देते हैं. ठीक है, हमें पता ही है ना. देखो जैसे कर्मा का लॉ है, नेचर का लॉ है, वैसे ही थर्ड लॉ है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन रिएक्शंस. लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. क्यों नॉट लाइक दैट बोल रहा हूं, एनी गेस क्यों? क्योंकि जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना वो डिफरेंट टाइम पे होता है. मतलब कि कल तुमने खाया तो उसकी इफेक्ट बाद में होगी. ऐसे खाया और ऐसे होने लगा ऐसा नहीं होता है. ओके, हम खाए और डायरेक्टली टॉयलेट कर दे ऐसा नहीं होता है. डाइजेस्ट होगा, टाइम लगेगा. ओके, आज सीड डाला तो उसके लिए टाइम लगता है एंड देन वो प्लांट बनेगा. ओके, दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट है, उसके अंदर टाइम आ जाता है एंड बोथ द टाइम्स आर डिफरेंट. ओके, बोथ द टाइम्स आर डिफरेंट. बट जो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो सेम टाइम पे होता है. सेम टाइम पे होता है मतलब अगर यहाँ पे थर्ड लॉ लगाए तो किसी ने जो चाटा मारा
तो जो ये हाथ जो है, ये जो चीन बोलते हैं ना, या चीक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ओके वो चीक, मारा। तो हाँ जो भी बोलते हैं करेक्ट, नहीं बे पता तो लगे यार, तुम क्या जो भी बोलते हैं, फिर ऐसे ही हम ऐसे ही रह जाएंगे। बच्चा है इसे चीन बोलते हैं, इसे चीक बोलते हैं। यस, ये जो जॉ लाइन है ना, जॉ लाइन, ये जॉ लाइन, और यहाँ पे ऐसे ऐसे चिन बोलते हैं, ओके, और इसे चिक बोलते हैं, ओके। सो जितनी फोर्स से ये हाथ यहाँ पे लगा, सेम मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगेगा गाल से हाथ के ऊपर। इसीलिए कभी कभी मारा तो हमें भी थोड़ा, कितना कड़क इंसान है ये। उसको मारे नहीं, ऐसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, टीचर मार रहे हैं और टीचर को ही लग रहा है। ओके, ये कैसा आदमी है ऐसे, हाँ ऐसे स्केल से मारेंगे और स्केल टूट जाएगी। ओके, मारते रहो। तो वैसा केस है, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और सेम अमाउंट में लगेगा, ओके। सो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके लिए भी है। और जनरली याद रखना कि इट एक्ट्स फॉर टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। कोई भी एक बॉडी के ऊपर तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दोगे तो वो नहीं होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज फॉर टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं चल सकता हूं, ओके, तो मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं जमीन के ऊपर, आगे पीछे, मैं जमीन को पीछे धकेल रहा हूं, ऐसे करके आगे चल रहा हूं मैं, तो जमीन को पीछे धकेल रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं सरफेस पे पीछे की तरफ, और मैं आगे जा रहा हूं, तो फिर सरफेस भी फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी मुझे। कहां, कौन सी डायरेक्शन में? अगर मैं ये क्या है, ईस्ट, मैं ईस्ट से वेस्ट वॉक कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द फ्लोर टू माय लेग, वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट। करेक्ट, ओके। मैंने वहां वैसे लगाया, मैंने जो डायरेक्शन में लगाया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं मूव कर रहा हूं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो फ्लोर मेरे लेग को कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा? तो तुमने जो जवाब दिया वो गलत है। आगे की साइड से फ्रिक्शन। मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? आप जा रहे हो ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट में जा रहा हूं, और फ्लोर मुझ पे कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा? वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट कैसे? आप जा रहे हो। मैं जा रहा हूं ईस्ट टू वेस्ट। फ्लोर आपको अपोज कर रहा है ना? Correct. के उसको। हाँ। तो डायरेक्शन भी उसका अपोजिट ही होगा ना? तो मैं तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा हूं, हाँ, तो वो वेस्ट टू ईस्ट लगेगा। बट ये गलत आंसर है। वो तो तुमने बोला ही ना, मैं बोल रहा हूं कि ईस्ट टू वेस्ट ही लगेगा। ग्रेविटी का कुछ खेल है? नहीं, ग्रेविटी का खेल बस में नहीं। कुछ हुआ था। तुम मेरे वॉकिंग में फंस गए, वॉक कर मतलब देखो, मैं ऐसे वॉक कर रहा हूं, तो मैंने अभी पहले बताया वॉक कैसे कर सकते हैं। तुम वॉक करते हो तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो? पीछे। पीछे फोर्स लगाते हैं, मतलब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, करेक्ट? ऐसे ऐसे जमीन को ऐसे पीछे फोर्स लगाते हैं, तो मतलब मैं वेस्ट टू ईस्ट लगा रहा हूं, ये पीछे लगा रहा हूं फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ईस्ट टू वेस्ट। मतलब जो डायरेक्शन में चल रहा हूं वही डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हमें अपोज कैसे करना है? सर, मैं चल रहा हूं ये डायरेक्शन में, बट मैं फोर्स लगा रहा हूं उल्टी। मैं चल रहा हूं ईस्ट टू वेस्ट, बट माई लेग्स आर प्रोवाइडिंग द फोर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो, वही तो समझा रहा था, ये चलना मतलब ये मैं जमीन को ये साइड धक्का मार रहा हूं और चल रहा हूं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, जैसे रेत हो उसमें चलते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो हम धक्का मार रहे हैं, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं ये डायरेक्शन ऐसे, तो वेस्ट टू ईस्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन। मूवमेंट आगे हो रही है, समझ रहे हो? पक्का? ये पूछा जाता है JEE नीट में, पूछा जाता है। यस,
और हम सोचेंगे कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, हम तो लिख के आ गए ऑपोजिट, गलत कैसे हो गया? ऐसे गलत हो गया क्योंकि हमने सिर्फ मूवमेंट देखी, बट मूवमेंट किसकी? मूवमेंट जहां हो रही है, देखा जैसे हमने बोला था कि जो डायरेक्शन, जैसे कि हमने वो मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की कि भाई टच किए बिना भी वो तो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं विदाउट टचिंग। ओके, तो ये भी केस है, भले ही मैं मूव हो रहा हूं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, बट फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा ईस्ट टू वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब मैं मूव हो रहा हूं ईस्ट टू वेस्ट, एट दैट टाइम माई लेग्स आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द फ्लोर। ऐसे वेस्ट टू ईस्ट ऑन दी फ्लोर लगा रहा हूं, मेरे लेग लगा रहे हैं, भले ही वेस्ट टू ईस्ट लगा रहे हैं, मैं मूव तो ईस्ट टू वेस्ट ही हो रहा हूं। ओके, समझ में आया? ओके चलो, जो भी समझ में आ गया। ओके चलो, तुम ऐसे लो लो लग रही हो यार, क्या हुआ? पापा ने मारा। तुम्हें मार पड़ेगी। ओके चलो, तो ये क्या गिवन है बोल्ड में? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, करेक्ट। फोर्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, यस, ये भी याद रखना, ये जो हम इक्वल एंड ऑपोजिट बोल रहे हैं, दे ऑकर ओनली इन पेयर। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं जमीन पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शन होगा ही होगा, हमेशा होगा। ओके, तो फोर्सेस ऑलवेज ऑकर इन पेयर। फोर्सेस ऑन अ बॉडी ए एंड बी इज इक्वल टू ऑपोजिट, ये हमने देख लिया है। और आगे है, आगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वही चीज बताई गई है, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ। ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट में डिफरेंट टाइम होता है और थर्ड लॉ एट द सेम टाइम होता है। जो टाइम पे हमने ऐसे मतलब ऐसे दीवार में ऐसे लात मारी, वही टाइम पे हमें पेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही टाइम पे दीवार ने हम पे फोर्स लगा दिया है। दीवार में कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने अभी लात मारी और हमें पेन होगा मतलब 1 महीने बाद, ओके, लाइक दैट। सो टाइम पीरियड आ जाता है, तो इट इज नॉट द कॉज एंड इफेक्ट। थर्ड लॉ इज नॉट अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। दैट्स इट, हमें इतना देखना था। नाउ वी विल सी न्यूमेरिकल्स, साथ साथ में लेते जाएंगे तो कंसेप्ट याद रहेंगे। ओके चलो, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर से 4.1, ओके, नई बुक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो क्या बोल रहे हैं? एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक्सेलरेशन गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक स्पेसशिप है जो 100 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से घूम रही थी, और चिराग जैसा कोई एस्ट्रोनॉट था, पता नहीं क्या कर रहा था, तो वो स्पेसशिप से बाहर निकल गया। ओके, क्योंकि बोला है एक्सीडेंटली गेट्स, हाँ, जाना चाहता नहीं था, उसको पता नहीं था क्या होगा, बट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल शिप। सर वो बाहर निकला, सर वो दरवाजा खोल के बाहर निकला होगा ना? दरवाजा खुल गया। अभी जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो देखा था, जो प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट होती है वो किसी ने खोल दिया था। ओके, तो ऐसी मतलब हुआ कुछ नहीं, सबने बेल्ट लगाए हुए थे, बट सारी की सारी बाहर की एयर अंदर आ जा रही थी, सबको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई नहीं, लेकिन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तो वहां पे, कभी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे प्लेन की तो यहाँ भी, वो तो भाई ऊपर जहाँ पे एटमोस्फेयर ही नहीं है, वैक्यूम में। कौन? वो गया टाटा जी ओके चलो, ओके, तो ऐसे वो जा रहा है स्पेस और एक्सीडेंटली वो बाहर निकल गया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही कहाँ गया? ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। मतलब कि स्पेसशिप से अगर वो बाहर आ गया है, जस्ट जब बाहर आ गया, उसके बाद उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ब्रैकेट में गिवन है, एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम।
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा एक्सेलरेशन है स्पेसशिप का एंड हमें पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना होगा। ओके, सो एक्चुअल में देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज बता दी गई है, देयर इज नो नियर बाय। ये सब वर्ड देखो, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में हमें भर भर के लिख देना है, तो जो गिवन है वो भी लिख दो। एज सिंस देयर इज नो नियर बाय स्टार, ओके, विच कैन हैव द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑन द एस्ट्रोनॉट। ओके, अगर होता तो क्या होता, उससे इफेक्ट डाल देते। वो इफेक्ट डाल देता और वो वहां खींच के चला जाता। ओके, मतलब जैसे कि अर्थ की ऑर्बिट है, उसके आसपास ही अगर वो बाहर निकला हुआ है तो टॉवर्ड्स द अर्थ खींचा हुआ चला आता, फिर क्या यहां गिरता कहीं पे, क्या होता? वो उसकी वेलोसिटी पे भी निर्भर करता है ना कि वो हाँ, कितनी करता है। स्पीड से गिर रहा है। हाँ करेक्ट, बट सोचो कि पहले तो कोई स्पीड ही नहीं है, अभी तो स्पेस में है वो। ओके, अब ऐसा समझो कि बहुत ही नियर बाय था और किसी की ग्रेविटेशनल के अंदर में था, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका क्या होगा? नीचे आ जाएगा अपनी। नीचे आ जाएगा। हाँ। नीचे आना चाहिए लेकिन साइंटिफिकली आएंगे नहीं, जल जाएंगे हवा में ही। हाँ वही। मैंने इसीलिए बोला। हाँ यस, आना चाहिए नीचे, बट कितनी भी वेलोसिटी हो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे है, ओके, तो मतलब कैसे, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे एटमॉस्फेयर का, दैट इज टू मच। कल्पना चावला के केस में यही हुआ था। यस, ओके, अपोलो, क्या नाम था, अपोलो 3 और अपोलो 5 ऐसा ही कुछ नाम था। ओके, सो उसमें भी यही केस हुआ था। अच्छे से सारा रिसर्च सब कुछ कंप्लीट हुआ, रिटर्न के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया। ओके, सो जो एस्ट्रोनॉट है, अब हम वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो स्टार कोई भी है नहीं, तो ये सेंटेंस तुम्हें लिखना पड़ेगा, सिंस देयर इज नो नियर बाय स्टार इज गिवन, देयर इज नो एनी ग्रेविटेशनल इफेक्ट विथ विच द एस्ट्रोनॉट कैन हैव एक्सेलरेशन। दूसरी बात अगर है जो हम लिखे वो कि जब वो जस्ट स्पेसशिप से बाहर निकला तो उस टाइम पे उसकी जो स्पेसशिप की वेलोसिटी थी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो गिवन है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी होगी ना। ओके, सो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, स्पेसशिप की जो वेलोसिटी थी, और जब वो बाहर निकला उस टाइम पे स्पेसशिप की जो भी वेलोसिटी थी वो सेम वेलोसिटी से, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। क्या करता रहेगा? कौन? वो एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। एक्सेलरेशन 0। हाँ यस, एक्सेलरेशन 0। मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि स्पेसशिप में, मतलब हम बस में जा रहे हैं ऐसा समझो, और अचानक से हम बस से बाहर निकल गए। अब अर्थ भी हमें फ्रिक्शन, ग्रेविटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या कि एक्चुअल में अगर हम ऐसे स्पेस में निकल गए कहीं पे, जैसे हम ही है ये केस में, जैसे चिराग ताली, ओके, तो होगा क्या कि एक स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन गिवन है, मतलब वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, नॉट यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म तो नहीं होगी, यूनिफॉर्म होती तो ये भी 0 हो जाता, स्पेसशिप का एक्सेलरेशन 0 होता, मतलब स्पेसशिप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, बट जो भी वेलोसिटी से वो जा रहा हो वो बढ़ रही होगी, चेंज हो रही होगी। जब बाहर निकला वो टाइम पे स्पेसशिप की जो वेलोसिटी होगी वही सेम वेलोसिटी होगी एस्ट्रोनॉट की, लेकिन एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी क्योंकि स्पेसशिप के पास तो फ्यूल है, वो फोर्स लग रहा है, एस्ट्रोनॉट के पास ना तो कोई नियर बाय सैटेलाइट है, ना ही दूसरा कुछ एक चीज है। क्या है? खुद उसका स्पेसशिप। बट वो स्पेसशिप भी इतना बड़ा नहीं होगा कि वो कुछ बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा पाए। इसके लिए शायद वो थोड़ा बहुत स्पेसशिप के नजदीक रहेगा, बट स्पेसशिप के पास तो फ्यूल है तो वो तो आगे चला जाएगा। ओके, इट कैन नॉट अट्रैक्ट, ओके, इतना मच अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो होगा क्या, जो पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, मतलब बाहर निकला वो टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एस्ट्रोनॉट घूमता रहेगा, और एस्ट्रोनॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एंड वो पॉइंट भी है कि कोई भी नियर बाय सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, सो नेट फोर्स इज ऑल्सो 0। तो नेट फोर्स देखो, तुम्हें दो तरीके से आंसर मिल रहा है। नेट फोर्स 0 है
नेट फोर्स 0 है तो m इज इक्वल्स टू a, ये कभी 0 नहीं लेंगे हम, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक तो ये कि नियर बाई कुछ है नहीं, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट फोर्स 0 है, इसीलिए एक्सेलरेशन 0। दूसरा तुम ये भी पॉइंट लिख ही सकते हो, दोनों पॉइंट लिख दो, वेरी गुड, कि उसकी वेलोसिटी होगी, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे बस खड़ा है, ओके, स्पेसशिप में से निकला और ऐसे स्टेबल एकदम एक ही जगह पे खड़ा है, ऐसा नहीं होगा। स्पेसशिप से निकलने के टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसकी, वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ऐसे स्पेस में ऐसे घूमता ही रहेगा। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0। अंडरस्टूड? सर अगर वो मून के ऑर्बिट में होता तो चला जाता मून के पास, क्योंकि वो सैटेलाइट है। फिर भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, अर्थ के ऑर्बिट में आजा तो अर्थ के पास भी चला जाता, अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टार लिखा है बट नॉट नेसेसरी। वहां पे कोई ऐसा समझो कि बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा कोई सैटेलाइट है तो वो सैटेलाइट के पास भी चला जाता। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ जो हम ये छोड़ रहे हैं, नहीं तब नहीं होगी, फिर तब तो वो जितना अट्रैक्शन फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्सेलरेशन होगी। मतलब दैट जी पर्टिकुलर वो 9.8 नहीं होगा, लेकिन वो जो जी होगा वही इसका ए होगा, एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था हमारा 4.1। नेक्स्ट देखते हैं 4.2। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहे हैं? अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मतलब m गिवन है 0.04 kg, बुलेट का मास है mb, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ दिस मच, मतलब कैसे u गिवन है, कितना है 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर द हैवी वुडन ब्लॉक, मतलब ऐसे वुडन ब्लॉक है उसमें से बुलेट मार दी, ओके, तो वो टकराई, कितनी स्पीड से टकराई 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर द हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है हमारे पास से s ले लो, x ले लो, y ले लो, जो भी लेना है ले लो, s इज नथिंग बट 60 सेंटीमीटर गिवन। What is the average resistive force? We have to find the F. What is the average resistive force exerted by? क्यों resistive force है? क्योंकि रेजिस्ट करेगा ना, इसलिए तो रुक गया, नहीं तो बुलेट तो चली जाती है आर पार, रोकता नहीं तो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, ब्लॉक बुलेट पर कितना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। तो ये गिवन डेटा है हमारे पास, ये गिवन डेटा है हमारे पास। ओके, अब हमें एफ ढूंढना है। सबसे पहली अगर बात करें हम तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पहले इसका यूनिट चेंज करो, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ओके, सो से 0.6 मीटर डन। तो हमने सारे ऐसा यूनिट कर लिए। ओके, अब हम बोलते हैं कि से s इज इक्वल्स टू से ut प्लस हाफ at स्क्वायर डन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर दूसरा कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास? s फिर a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। और तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हमने 9th में भी पढ़े थे और अभी भी यही तीन फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके सर, वो a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, तो फॉर्मूला कुछ और है। हाँ, वो ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। यस, तो वही हो जाएगा, ये at और v इज इक्वल्स टू u प्लस at हो जाएगा। हाँ, तो तुम ये लिखो या ये लिखो, दोनों सेम। वेलोसिटी तो 0 होगी। यस, हाँ करेक्ट। तो हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो रुक गया है तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देन अब तीन में से कौन सा यूज करें? देखो हमारे पास मास है, v और u है, मतलब एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस भी है, तो हमारे पास टाइम नहीं है यार। ओके, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, सिर्फ इसमें टाइम नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और इसमें भी टाइम नहीं है।
ओके ओके चलो जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है। ओके सो हो क्या रहा है 2as, हम ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं पता चल गया जी देखो। हाँ ओके तो हर न्यूमेरिकल में तुम्हें ये फॉर्मूला तो याद करने ही है, लिखना हो तो लिख भी लो या ना लिखना हो तो एटलीस्ट याद तो कर ही लेने के तीन में से कौन सा अप्लाई करें। अभी हाँ बोलो। एक्सेलरेशन के लिए तो टाइम चाहिए ना। हाँ यस, एक्सेलरेशन के लिए वी नीड टाइम, बट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन। नहीं एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, एक्सेलरेशन ही फाइंड कर ले, तो वही कर रहे हैं एक्सेलरेशन ही फाइंड कर लो। ओके नहीं इसमें अननोन क्या है, अननोन ही एक्सेलरेशन है ना, इसमें अननोन ही एक्सेलरेशन है, बाकी सब तो है हमारे पास। ओके सो क्या गिवन है, से 2as है तो मैं सिर्फ a यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। ओके सो v स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर माइनस अब u का स्क्वायर दैट इज 90 इंटू 90 का। ओके स्क्वायर कर दिया है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू से s आ गया s ये रहा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई से यहाँ पर 10। ओके सो हाँ कट करेंगे, कैसे करेंगे 2 5 10 डन। 90 वाला पेपर तो छोटा हो रहा है। हाँ तो ये 15 6 90। ओके सो 15 9 जा 150 135। ओके 15 9 जा माइनस 135 0 इंटू अगेन है 5, so 135 into 5 6 6750, so it will be minus 6750। ये क्या आया है, एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम हमेशा नहीं गिनेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, नहीं तो ये कैलकुलेशन में ही हमारा टाइम चला जाएगा। ओके ये तुम्हें घर पे करना है कैलकुलेशन। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ओके सो एक्सेलरेशन मिल गया है माइनस 6750 मीटर पर सेकंड। ये माइनस आया है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि वो रिटार्डेशन है, सामने है डायरेक्शन, दैट इज फॉर डायरेक्शन, तो वो रिटार्डेशन। तो अब हम f फाइंड कर सकते हैं, हमें f ही तो फाइंड करना है, f इज नथिंग बट m into a, सो m हमारे पास ऑलरेडी है 0.04, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय से 100 इनटू से 6750, माइनस लिखना हो तो लिखो। ओके 0 से 0 गया और ये कैलकुलेट कर लेना, तो में हम देख लेते हैं आंसर। ओके यही फॉर्मूला, हाँ इन्होंने यही किया, सो दैट इज 270 न्यूटन। सो हमारा आया है माइनस 270 न्यूटन। तो तुम अगर ऐसा लिखो कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 270 न्यूटन और नीचे एक लाइन लिख दो कि दिस फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज देयर। और डायरेक्टली तुम लिख सकते हो द रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 270 न्यूटन। अगर रिटार्डिंग वर्ड यूज कर रहे हो तो माइनस मत लिखो, और अगर रिटार्डिंग वर्ड यूज नहीं कर रहे हो तो फिर यू हैव टू शो द माइनस साइन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो लिखा हुआ है द रिटार्डिंग फोर्स, उन्होंने वर्ड यूज किया गया है रिटार्डिंग फोर्स, तो इसलिए उन्होंने माइनस लिखा ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है। सिंपल है, समझ में आ गया। ओके ओके नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3। सो 4.3 अगेन फ्रॉम द न्यू बुक, ओके एंड से NLM। सो 4.3 जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m मास है कोई पार्टिकल का, और उसकी मोशन ऐसे डिस्क्राइब की गई है y is equals to ut, y is equals to ut plus half gt square। that means ये तो हमारा किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, s का, मतलब डिस्टेंस का। ओके सो s is equals to ut plus half at square है। find the force acting on the particle, फोर्स फाइंड करो। तो हमें पता ही है ये जो हमारा डिस्टेंस है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके जो हमने इसके पहले भी किया था। तो अगर हम dy by dt कर रहे हैं तो हमें मिल क्या जाएगा, v मिल जाएगा।
वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वो हम कर देते हैं, से डी बाई डी टी ऑफ ut प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। सो होगा क्या कि d बाई डी टी ऑफ u तो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, u का थोड़ी डिफरेंशिएशन करना है, t का करना है, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 0 मतलब u ही आंसर है। हाँ मतलब डिफरेंशिएशन होगा 1, 1 t का 1 कौन से फॉर्मूला से? वो n-1 वो तो आगे लगने वाला जो होता है नहीं? हाँ आगे जो लगता है वो n-1 होता है ना, ऊपर n होता है। वो तुम याद करो। d upon dt is equals to like n, फिर जो भी x raised to n minus 1। x रेज टू n माइनस, हाँ हाँ ओके तो x रेज टू n का होता है n x रेज टू n माइनस 1। ओके x रेज टू n का क्या होता है? n x रेज टू n माइनस 1। तो मेरे पास क्या है? सिर्फ t है, तो t रेज टू 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगा, तो 1 t एंड 1 माइनस 1, तो 1 इंटू टी रेज टू 0, तो 1 t रेज टू 0 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो ये t का क्या हो जाएगा? 1, मतलब u तो अकेला u ही रह गया, प्लस हाफ तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। अब मुझे करना है t स्क्वायर का, तो वापस यही फॉर्मूला से, ओके यही फॉर्मूला से t स्क्वायर है, तो जो आगे है ये t स्क्वायर था, तो 2 आगे आ जाएगा, 2t, देन यहाँ पे 2 माइनस 1, तो 2t 2 माइनस 1 1, तो मतलब 2t, दैट्स इट। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2t, 2 कैंसल्ड हो गया, ओके तो ये क्या हो गया? u प्लस gt, ये क्या मिला? v। अब मुझे तो f ढूंढना है, तो m a चाहिए, मतलब मैं v का और कर सकता हूँ, सो dv by dt इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? a मिल जाएगा। और एक बार कर देते हैं, सो dv by dt इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0 प्लस g का g और t का क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ g। सो dv by dt इज इक्वल्स टू g, और dv by dt क्या है? a, मतलब a इज इक्वल्स टू g। और मुझे फोर्स ढूंढना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a, और a की वैल्यू है g, इसीलिए हम ले लेते हैं f इज इक्वल्स टू mg। ओके तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, ओनली डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? ओके तो तुम्हें अगेन एक बार ब्रैकेट में सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दो, बिकॉज करके, बिकॉज, और ये फॉर्मूला लिख दो, हर बार ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा रफ वर्क है। ओके बट ब्रैकेट में एक बार तो तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम करते कैसे डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, हो जाएगा फोर्थ भी, चलो। So, say numerical number 4.4 from the new book, Newton's law of motion. Okay, Newton's law of motion. क्या बोल रहे हैं? A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. Okay. तो u गिवन है मुझे 12 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है? बैट्समैन है, और बैट्समैन ने विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉल आया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज किए बिना सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज की, और क्या किया? बॉल ऐसे सीधा आया और उसने ऐसे सीधा ही मारा, स्ट्रेट ड्राइव, इसे क्रिकेट में बोलते हैं स्ट्रेट ड्राइव। ओके सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छी मारता है। ओके स्ट्रेट ड्राइव, तो ऐसे करके ऐसे मारा, मतलब बॉल जो डायरेक्शन में आई, सीधी आई, वही बॉलर बैट्समैन को बॉल डाल रहा है, और बैट्समैन भी बॉलर को ही बॉल वापस दे रहा है, बैट से, मतलब ऐसे नहीं। ओके तो वो मार रहा है, मतलब ऐसे ऐसा समझो कि ये यहाँ ये बॉल आ रहा है और तुमने ऐसे मारा टॉक, तो वापस वही डायरेक्शन में वापस बॉल चला गया, मतलब स्ट्रेट समझो, कैसे स्ट्रेट बॉल आ रहा है और मैंने ऐसे मारा तो स्ट्रेट बॉल ऐसे गया, मतलब जो डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट हो गए, है वही डायरेक्शन, जस्ट एक जैसे प्लस एक्स और माइनस एक्स जैसे है वही, मैग्नीट्यूड भी वही है, यू भी वही है, मतलब वी भी वही है, बट माइनस है,
विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है बट डायरेक्शन चेंज किया। और उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको तो मैं फोटोग्राफी में बताता, लेकिन मैंने जो अभी यहाँ करके दिखा है वही स्ट्रेट जो आ रहा है, और स्ट्रेट इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राइव। ओके, मतलब जितना सीधा आया वैसे ही सीधा, मतलब बॉलर की डायरेक्शन में ही मारा। मतलब ऐसा समझो कि उस स्टंप के पास से बॉल डाली और बैट्समैन ने मारा ना, तो डायरेक्टली स्टंप पे ही जाके लग गया या फिर बॉलर पे लग गया। ओके, लाइक दैट, स्ट्रेट। इफ द मास ऑफ द बॉल इज गिवन, ओके, if the mass is 0.15 kg, 150 ग्राम, okay, determine the impulse imparted to the ball। क्या फाइंड करना है, impulse फाइंड करना है। हमने अभी ही देखा था impulse is nothing but force multiplied by say time duration। So force is nothing but delta p by delta t and time duration is delta t, so we will get say delta p। So delta p के लिए हम लिख सकते हैं impulse, यहां से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं आगे, impulse is equals to say m v2 impulse minus say m u1, डन। ओके, मतलब v और u क्यों कर देंगे v1 से, m v1 माइनस m u1। ओके, v फाइनल और u इनिशियल, सो मास तो कॉमन हो जाएगा और v1 माइनस से u1। तो मास कितना है से 15 मतलब 150 ग्राम। ओके, सो से 15 डिवाइडेड बाई से 1000 नहीं 100 यस, 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई v1, कहाँ गया, ये रहा, -12 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 15 और ये माइनस इंटू 24 माइनस लिखा है ये। ओके, डिवाइडेड बाई से 100, इसका कैलकुलेशन कर लो, यू विल गेट द आंसर इन द माइनस। माइनस इज फॉर द डायरेक्शन। ओके, दैट इज द इंपल्स, दैट्स इट। और इंपल्स का तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आंसर आएगा, इन्होंने क्या किया है यार ये सब। हाँ, मतलब उन्होंने m कॉमन नहीं लिया है, आंसर यही आएगा, आंसर आएगा 3.6। और इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड याद रखना, इंपल्स का यूनिट है न्यूटन इनटू सेकंड, तो 3.6 आएगा। वेरी सिंपल, राइट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। जुमी, चिराग, खुशी, ओके। सो मैंने सोचा तो था पांचवा भी करेंगे बट पांचवा विल टेक टाइम। ओके, सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आया। हमने सेकंड लॉ देखा, सेकंड लॉ के बाद इंपल्स देखा, इंपल्स के बाद से थर्ड लॉ देखा, फिर सेकंड लॉ में जो 4 पॉइंट थे कंसीडर करने के लिए वो देखे, देन न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3 एंड न्यूमेरिकल 4। ओके, तो ये सब कुछ तुम्हें घर जाके रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। अंडरस्टूड, ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं।